दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो सीडीपी यानी बाल विकास का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिसमें हमने सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न यानी कि जीन प्याजे, लेब बाइगोसी, कोहलवर्ग, गार्डनर, समावेशी शिक्षा, अधिगम विकार, आकलन मूल्यांकन और साथ में वैयक्तिक भिन्नताएं और विशेष बच्चे से संबंधित प्रश्नों को भी इंक्लूड किया है। जिनकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है उनके लिए एक तरीके से ये रिवीजन वीडियो है, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसमें हमने जुलाई 2024 से 2011 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को इंक्लूड कर लिया है और ये वीडियो 60 क्वेश्चंस का रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फिर आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पर्याप्त क्वेश्चंस के लिए एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड करता जाऊंगा। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो एज ए मॉक टेस्ट इस प्रैक्टिस सेट को आप लगाइए, इस वीडियो को देखिए और अपने जो स्कोर आप अटेंड कर रहे हैं उसको हमें कमेंट भी जरूर कीजिए। चलिए देखते शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व देखिए समझना आरंभ कर देते हैं। आपको पता होगा वस्तु स्थायित्व जहां आरंभ की बात आएगी वो सही आंसर होगा संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, और वस्तु स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, अंतर ध्यान रखिए, अगर आता वस्तु स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं तो सही आंसर होता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत बना हुआ था तो इसलिए इस प्रश्न को सबसे पहले ही मैंने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता दूं आपको कि जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं ठीक है बताई है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इनके एज 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष है। ठीक है, यहाँ से कभी कभी प्रश्न आता है लेकिन कभी कभी आप उत्तर को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, इनके कुछ लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनसे प्रश्न हर बार आता है। जैसे वस्तु स्थायित्व, अगर वस्तु स्थायित्व आरंभ की बात आएगी तो संवेदीगामक, प्राप्त की बात आएगी तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आत्म केंद्रितता की बात आएगी यानी कि बच्चा उस कंडीशन में है जब वह अपने आप को एज ए सेंटर में समझ रहा है और सभी चीज़ों को ये समझता है कि पूरी दुनिया उसके चारों ओर एक तरीके से घूम रही है। ठीक है, सब कुछ जो चीजें हैं उसी के द्वारा संचालित हो रही हैं और वो एज ए सेंटर में है, इसे आत्म केंद्रितता कहते हैं और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो परिरक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, मूर्त तार्किक चिंतन, ये सब चीजें आपकी आएंगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अमूर्त तार्किक चिंतन या कल्पना, परिकल्पना और साथ में यहाँ पर जो आता है वो आता है सामाजिक मुद्दों का विकास। ठीक है, सामाजिक समझ जो विकसित होना या सामाजिक मुद्दों के जो विकास होता है वो आएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यहां से एक प्रश्न जरूर बनता है, मैंने अच्छा खासा आपके लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। देखिए, जीन प्याजे ने कहा है कि जो व्यक्ति है या जो बच्चा है, ठीक है, वो समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है, उस अवस्था को कहते हैं, जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो अवस्था संतुलन कहलाती है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और आपको आसानी से पता होगा। ठीक है, तो असंतुलन, आत्मसात्करण, समंजन गलत है, हालांकि इन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम आगे बात करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। तो ये भी अवस्था जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ध्यान रखिए, जब वर्गीकरण प्रारंभ करना शुरू कर देता है बच्चा, चीजों को समझना और उनका वर्गीकरण हो रहा है, एक तरीके से वो समझ रहा है कि वर्तमान, भूत और भविष्य क्या है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। संवेदीगामक में बच्चा इंद्रियों द्वारा सीखता है और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वहां प्रतीकों द्वारा सीखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें आवश्यकता होती है। एक बात तो यह है, 7 से 11 वर्ष, ध्यान रखिए, ये अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है
कि मूल संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट होता है। तो वो आपके लिए यहाँ पर कौन सा होगा, देखिए पहला परिकल्पना, ये तो गलत है क्योंकि ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात है। प्रत्यवर्ती चिंतन बिल्कुल सही है। निष्क्रिय अनुसरण, निष्क्रिय एक नेगेटिव टैग वर्ड है और निष्क्रिय अनुकरण कभी भी ऑप्शन कभी भी कहीं भी सही नहीं होगा। वस्तु स्थायित्व आपको पता है, ये बात होगी संवेदी गामक तक, ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। तो मैंने बताया था जब समाज की बात आ जाएगी, लोकतंत्र की बात आ जाएगी और उसमें समझ की विकसित हो जाएगी, ठीक है, तो उसे कहते हैं कि बेटा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। एक ही बात है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो समझ की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी, न्याय की बात आ जाएगी, ठीक है, या कल्पना की बात आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि जब बच्चे नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन प्याजे की शब्दावली में ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए स्कीमा क्या होता है, स्कीमा कोई बच्चा है उसके मस्तिष्क में सूचनाओं का जो संग्रह है, ठीक है, वो स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाएगा, सूचनाओं का बेटा संग्रह स्कीमा कहलाएगा। जब वह इन सूचनाओं में परिवर्तन करता है, यानी कि जैसे जैसे वो चीज़ों को, समाज की जो वातावरण की चीज़ें हैं उनको देखता जाता है, ऑब्जर्व करता जाता है, ठीक है, दुनिया की चीज़ों के बारे में, और फिर वो अपनी समझ में क्या करता जाता है, परिवर्तन करता जाता है। ध्यान रखिए परिवर्तन शब्द आए या संशोधन शब्द आए तो सही आंसर हो जाएगा समायोजन, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, समायोजन। यानी कि वो अगर मानसिक संरचनाओं में परिवर्तन धीरे धीरे कर रहा है, यानी वो सीख रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा, समायोजन हो रहा है। अनुसरण, समावेशन, मौखिकरण गलत है, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो ध्यान रखिए मानसिक संरचनाओं में जब परिवर्तन या संशोधन, ये दो शब्द में से कोई भी शब्द आ जाएगा तो सीधे आप समायोजन आंसर सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जीन प्याजे के अनुसार व्यवहारों व विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनः व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता, किसी सिस्टम में लाना, ठीक है, किसी सिस्टम में लाना, तो इसे कहेंगे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। असंतुलीकरण, संकल्पना, मिथ्या धारणा गलत है। वैसे भी आपको दिख रहा होगा कोई ऑप्शन सटीक नहीं है, तो सही आंसर है संगठन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जीन प्याजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। संचालन, स्कीमा, सहज क्रियाएं, संप्रत्यय। तो इसे स्कीमा कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था। जो मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं होंगी वो जीन प्याजे के अनुसार स्कीमा कहलाएंगी। संचालन, सहज क्रियाएं और संप्रत्यय ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर, यानी किसकी इंपॉर्टेंस पर बल देते हैं। तो सही आंसर है संस्कृति। आपको पता होगा कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो जैसे ही आपको समाज शब्द दिखे, संस्कृति शब्द दिखे, ठीक है, मैं यहाँ पर कीवर्ड लिख दे रहा हूँ, सहभागी शब्द दिखे, ठीक है, सहभागी शब्द दिखे, परस्पर शब्द दिखे, परस्पर शिक्षण या पारस्परिक, ठीक है, तो ये सारे शब्द, और भाषा पर इन्होंने बहुत बल दिया है क्योंकि इनका कहना था कि जो बच्चा है वो समाज में सीखता है, ठीक है। अब समाज में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होगा, भाषा, ठीक है। तो भाषा, ये अगर टैग वर्ड्स दिखें, इसके साथ ही हम एक और बात पढ़ेंगे, ZPD, MKO और पाड़, ठीक है, ये सारे शब्द जैसे ही दिखें सही आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। इनके बारे में, कीवर्ड्स के बारे में आगे भी हम बात करेंगे। तो सही आंसर हो गया यहाँ से संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा किसने की थी। तो मैंने अभी बताया, इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये था लेव वाइगोत्स्की ने। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह संभाव्य स्तर होता है कि जो बच्चा किसी की सहायता से प्राप्त करना चाहता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को 10 तक पहाड़े याद है या टेबल याद है और वो इस स्तर पर है मान लीजिए, ठीक है। अब वो किसी की हेल्प की वजह से 15 तक पहाड़े याद कर लेता है, तो इसका स्तर अप हो गया, ठीक है। तो जब स्तर उसका अप हो गया
तो जो ये दायरा है, ठीक है बेटा, इसे कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन है, ये एक क्षेत्र है, एरिया है एक, ठीक है। और ये एरिया कैसे बढ़ेगा, इसके लिए उसे एक सहायता चाहिए, जिस सहायता को हम पाड़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, पाड़। और इसकी सहायता करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं MKO, मोरल नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि अन्य से अधिक जानकार। तो ध्यान रखिए, ये तीनों चीजें आपस में रिलेट हैं, ठीक है। तीनों चीजें आपस में रिलेट करती हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। समुन्नत का मतलब होता है प्रमोट करती है, ठीक है। तो अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय अनुसरण तो कहीं भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो मैंने अभी बताया था सहभागी जैसे ही दिखेगा, सहभागिता, परस्पर, ये सारे शब्द बताए थे मैंने, तो वैसे ही लेव वाइगोत्स्की आंसर आप सही मारेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चूंकि पूछा है तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे सहभागी अधिगम, ठीक है। व्याख्यात्मक, ये तो प्राइमरी लेवल पर वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है। उद्दीपक, अनुक्रिया, अनुकूलन, इससे लेव वाइगोत्स्की को कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। अकॉर्डिंग टू, ध्यान रखना किसके अनुसार पूछा जाए, ये हमेशा प्रश्न को पढ़ते समय आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और मेन कीवर्ड को भी अंडरलाइन करेंगे और फिर दोनों को आपस में कोरिलेट करेंगे, फिर आंसर को आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है, किसके लिए, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को, ठीक है। तो नकारात्मक पुनर्वलन गलत, वैसे ही पुनर्वलन का लेव वाइगोत्स्की से कोई मतलब नहीं है। प्रतियोगिता भी नहीं है बेटा, सही आंसर हमने पहले ही बताया था भाषा, भाषा पर उन्होंने बहुत बल दिया। आनुवांशिक विन्यास भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब समाज पर बल दिया है, और समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा भाषा, भाषा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। तो आपको ये तो पता ही है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक है। सोशियो कल्चर जो डेवलपमेंट है वो दिया है, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी या सूचना प्रसंस्करण गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस किस की महत्वता पर बल दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको बताना है किस किस की। पहला है सांस्कृतिक उपकरण और दंड। सांस्कृतिक उपकरण पे तो उन्होंने बल दिया, लेकिन दंड पर नहीं, यानी कि जो भी पुनर्वलन है कोई भी, ठीक है, उस पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, देखिए फिर पुरस्कार आ गया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सामाजिक परिपक्वताओं और चर्चाओं, बिल्कुल सही है कि सामाजिक परिपक्वता और चर्चा, चर्चा यानी भाषा, बात करने पे एक दूसरे पे, समाज के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, समाज, भाषा, चर्चा, आपसी संवाद, ये चीजें, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। जैविक पे उन्होंने, जैविक परिपक्वता पे तो बल दिया ही नहीं है, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा तो वैसे भी नेगेटिव आंसर है फॉर प्राइमरी लेवल्स, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कोई टीचर है या उसके लिए क्या करना चाहिए, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। हमने लेव वाइगोत्स्की की अलग वीडियोस भी बना रखी हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जो पाठ प्रदान करना, जिसे पाठ का अन्य नाम है ढांचा या मचान भी कहीं प्रयुक्त होगा, और इसे इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, स्कैफोल्डिंग। तो आपके लिए आसान रहेगा एक ही नाम, ठीक है। तो पाड़, ढांचा, मचान या स्कैफोल्डिंग, इनका सीधा मतलब होता है सीमित सहायता। मैं यहाँ पर सहायता लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सहायता सीमित वे में होनी चाहिए। लेव वाइगोत्स्की का कहना है कोई बच्चा है, अगर वहाँ उसे कोई प्रॉब्लम है तो सीमित दायरे में रहकर उसे सहायता दी जाए, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है और सवाल लेके आता है, सवाल वो नहीं कर पा रहा है, तो उसे उतना सवाल बताया जाए जितना वो नहीं कर पा रहा है, उससे आगे का वो खुद से प्रोसीड करे, ठीक है। तो संकेत और इशारे देना हमेशा ध्यान रखिए, ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पाठ प्रदान करना या सहायता प्रदान करना है, ठीक है। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना, ये तो गलत ही है, बिल्कुल प्रतिबंध लगाना। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रियाओं में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप प्रणाली को अपनाना चाहिए, बिल्कुल गलत है, ठीक है। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्वलन, देखिए ये सारे ऑटोमेटिक गलत है, ठीक है। यानी कि हस्तक्षेप करना और नकारात्मक पुनर्वलन, ठीक है, और प्रतिबंध, ये सारे गलत है ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती हैं। ये थोड़ा अलग सा प्रश्न है,
इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है। तो पुरस्कार दंड से मैंने बताया था कोई मतलब नहीं। अनुकूलन और कंठस्थीकरण, रूट मेमोराइजेशन भी गलत है। तो सही आंसर होगा यानी कि मानसिक उपकरण सही आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अगर मनोवैज्ञानिक उपकरण आए, ठीक है, क्या मनोवैज्ञानिक उपकरण, तब भी सही आंसर जाएगा लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न है। अब यहाँ से लॉरेंस कोहलबर्ग के प्रश्न है, ध्यान रखिए। तो इसमें जो जांचते हैं वो होता है यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। ठीक है, जब टिट फॉर टैट की अवस्था होती है उसे कहते हैं यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। देखिए कोहलबर्ग का भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप उस वीडियो को देख लेंगे जिसमें थ्योरी, ट्रिक्स और हमने क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग से प्रश्न जरूर आता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक में 2-2 स्टेजेस बताई हैं, तो कुल 6 स्टेजेस हो गई। ठीक है, तो इन 6 स्टेजेस के अंतर्गत ही ये चीज़ें आती हैं। तो ये पहली जो लेवल है, फर्स्ट लेवल है सॉरी, उसके अंतर्गत ये जो स्टेज है सेकंड नंबर यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, उसके अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चा ये चाहता है कि टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। ठीक है, यानी जैसा उसके साथ आप व्यवहार करेंगे वैसा ही सेम व्यवहार वो आपके साथ करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ये अन्य अवस्थाएं हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आप थोड़ा सा कहीं से पढ़ लीजिए, अन्यथा हमारा वीडियो देख लीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो आपको पता है नैतिक विकास का सिद्धांत सीधा सीधा यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग। और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और लेव वाइगोत्स्की ने, ध्यान रखिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा पूर्णतः वर्णित किया गया है? ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा वर्णित किया गया है? देखिए सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा ही वर्णित किया गया है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जिसे ZPD कहा था, ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। आंतरिक वाक और आत्म केंद्रित जो वाक की बात होगी, ये तीनों जो वाक उन्होंने दी थी, ठीक है, ये इनसे संबंधित नहीं है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। ठीक है, ये जो वाक है स्पीसीज है, इसकी बात की थी लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, इन्होंने 3 वाक बताई थी यानी स्पीच बताई थी अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बताई थी सोशल वाक, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। ठीक है, ये तीनों वाक की जब बात आएगी तो आप लेव वाइगोत्स्की पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? तो ध्यान रखिए कोहलबर्ग का जो स्तर फर्स्ट है, ठीक है, स्तर फर्स्ट में फर्स्ट स्टेज ही ये है, वो डिपेंड करती है दंड एवं अधिकारता पर आधारित है। ठीक है, तो दंड से बचने के लिए जो भी उपाय करता है बच्चा, वो पूर्व परंपरागत स्तर की फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो पूर्व परंपरागत स्तर होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सामुदायिक कल्याण की प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? तो देखिए जब सामुदायिक कल्याण या समाज कल्याण शब्द का प्रयोग होगा, तो अगर इसमें जीन पियाजे पूछा जाए बेटा तो आप लगाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और जब लॉरेंस कोहलबर्ग पूछा जाएगा तब आप लगाएंगे उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, क्योंकि ये मोरलिटी का सबसे हाई स्तर होता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, इस अवस्था में जाकर बच्चे अपने खुद के यानी कि सेल्फ, खुद के अपने नियम कानून बना के और उस पर चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बच्चे नहीं बल्कि वो एक मैच्योर व्यक्ति बन चुके होते हैं, और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल 1% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं उत्तर परंपरागत स्तर में। इतनी हाई मोरलिटी का स्तर है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, और इस स्तर में जो नाम आते हैं जैसे वो एग्जाम्पल ध्यान रखिए, जैसे गांधी जी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, इस तरीके के लोग इस स्तर के अंतर्गत आते हैं। अन्ना हजारे हैं, ठीक है, इस तरीके के लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों?
ठीक है। तो ये जो स्तर है यानी ये समाज द्वारा अभिप्रेरित, बाह्य से प्रेरणा मिलती है, समाज द्वारा बाह्य प्रेरणा कहेंगे इसमें, ठीक है। और वो असफलताओं के डर से बचने के लिए, समाज के डर से बचने के लिए जो कार्य करता है वो स्तर क्या कहलाएगा, ठीक है। तो वो आपको पूछा है, इसमें कहेगा कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, ठीक है। और ये स्तर अगर वैसे पूछा होता, ये स्टेज है अच्छा लड़का अच्छा लड़की, तो ये परंपरागत स्तर में के अंतर्गत आता, ठीक है, अगर स्तर पूछा होता तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है, ठीक है। तो नैतिक तर्क का प्रयोग करने के लिए मूल्यांकन करने के लिए किसका प्रयोग किया है, परिकल्पित स्थितियां, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। कागज कलम परीक्षा, चित्रकला और रिपोर्ट कार्ड गलत है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, एक लेव बायगोस्की से जो मनोवैज्ञानिक उपकरण पर आधारित था, ठीक है, और एक ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो बात की है वो हाइपोथेसिस जो सिचुएशंस के ऊपर लेकर जो पूरी स्टोरी है या उनका जो डेवलपमेंट का सिद्धांत है वो उन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। तो ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा पर कार्य करता है। मैंने बताया था अपने व्यवहार के बजाय किस पे कार्य करता है, दूसरों पे, समाज को देख के, ठीक है, कि समाज मुझे कैसे जज करेगा, मुझे कैसे रहना है। तो ये स्तर आपका कहलाता है परंपरागत स्तर, ठीक है। और ये सब समाज का डर है एक तरीके से जो इसे बाह्य अभिप्रेरणा देता है, ठीक है। तो ये स्तर कहलाता है जब वो बच्चा अपने अनुसार कार्य ना करके, जब वो बच्चा अपने अनुसार कार्य करता है, ठीक है, अपने आप को केंद्र में रख के, तो वो पूर्व परंपरागत स्तर। जब वो समाज को केंद्र में रख के, ठीक है, कि समाज मुझे किस आधार पे जज कर रहा है, देख रहा है, तो परंपरागत स्तर। और उत्तर परंपरागत स्तर, ये तो मोरलिटी का बहुत हाई लेवल होता है, ध्यान रखिए, जहां पर लोग अपने ही नियम कानून बनाते हैं और उस पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के, यहाँ से हार्वर्ड गार्डनर के कुछ प्रश्न देखेंगे। बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है, ठीक है, बुद्धि के बारे में ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो सभी में एक समान स्तर होते हैं, गलत क्यों, ध्यान रखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, इसलिए उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। एनसीईआरटी में 8 प्रकार है बेटा, 9 प्रकार कहीं भी नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं होता, बिल्कुल गलत है। जन्म से इस तरह और ऐसे परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। जन्म से स्थिर नहीं होती है, परिवेशीय कारकों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जन्म से हो सकती है किसी के पास बुद्धि का उतना आईक्यू लेवल ना हो, लेकिन समय के साथ उसमें इंक्रीज हो सकता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई और इसीलिए इन्हें मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत कहते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। तो ये यहाँ पर मैंने 9वीं प्रकार की बुद्धि ये बाद में जोड़ दी गई है, हालांकि आप सिर्फ 8 बुद्धि ही लगाएंगे, 8 प्रकार की अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ध्यान रखिए यहाँ पर भावनात्मक बुद्धि नहीं है, ठीक है। तो भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत में सभी बुद्धि है, भावात्मक बुद्धि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं, इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का स्तर होता है। आपको पता ही होगा 8 प्रकार की बुद्धि होती है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। तो जो लोग दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं, इरादों को अच्छे से समझ पाते हैं, यानी कि उनका कम्युनिकेशन जो स्किल है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। यानी कि इसे प्यूपिल स्किल भी कह सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करने की जो अच्छे से व्यवहार करने की जो क्षमता होती है वो कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये स्तर कहलाता है अंतर्वैयक्तिक। ध्यान रखिए, अंतर्वैयक्तिक, इसे इंटरपर्सनल भी कहते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल भी कहते हैं, ठीक है। तो स्थानिक, संगीतात्मक, अंतर्वैयक्तिक गलत है, ध्यान रखना। अंतर्वैयक्तिक मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल जिनमें बेटर होती है ऐसे लोग होते हैं, जैसे सबसे पहले टीचर, सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन। सोशल वर्कर या कोई भी पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियन, इस तरीके के जो लोग आएंगे वो बेटा इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है। तो जो प्लेयर है, ठीक है, और यह डांसर है, तो वो वर्क क्या कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है,
बेटा जब वो फिजिकल वर्क कर रहा होगा तो उसके पास कौन सी बुद्धि होगी, सीधा सीधा शारीरिक गति संवेदी, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक नहीं होगी, भाषाई नहीं होगी, भाषाई जो कवि हैं, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, स्क्रीन पे जो राइटर्स हैं, ठीक है, स्टोरी लिखते हैं, उनके पास। संगीतज्ञ जो भी म्यूजिक कंपोज करता है, ये जो म्यूजिक कंपोजिशर्स होते हैं, उन सभी के पास ध्यान रखिए संगीतात्मक बुद्धि होगी। तो जो खिलाड़ी या डांसर हैं उनके पास शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है। इस तरीके के प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए एक बार 8 बुद्धि को आप देख लीजिए, ठीक है। प्राकृतिक बुद्धि भी शामिल है, स्थानिक बुद्धि भी शामिल है, बस बोधन बुद्धि शामिल नहीं है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। मैंने अभी बताई थी, उसे भाषाई बुद्धि कहते हैं, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल बुद्धि नहीं कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि होती है, मैं यहाँ पे बता दूं, इंट्रापर्सनल कहते हैं जिसे, वो, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल बुद्धि उनमें होती है जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस करते हैं, ठीक है, थॉट प्रोसेस करते हैं उनके पास। जैसे कोई दार्शनिक है, ठीक है, कोई मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, इस तरीके के लोग आएंगे फर्स्ट वाली में, ठीक है। शारीरिक गति संवेदी बताई दी है, जो खिलाड़ी हैं, डांसर्स हैं। दिशाई उनके पास होती है जो कहीं जाते हैं और फिर उस जगह का मैप एक तरीके से अपने मन मस्तिष्क में उनके में चित्रित हो जाता है। तो जैसे नाविक यानी कि सेलर हैं, पायलट्स हैं जहाज के, ठीक है, वो सारे लोग इसमें आएंगे। चित्रकार हैं किसी तरीके के, ठीक है, तो ये सारे लोग दिशाई में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, स्वाधीनता यानी कि ऑटिज्म विकार, इसे ASD भी कहते हैं, ठीक है। विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं। स्वाधीनता विकार और ADHD पर हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और डिसलेक्सिया, बस ये 3 विकार हैं, इनसे 1 से 2 प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। तो इसमें कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है। विवरणों के प्रति सजगता, ध्यान देना, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, एक दूसरे से कार्य करने की ओर आसानी से आना। देखिए ध्यान रखिए, जो ऑटिज्म होता है इसमें संप्रेषण कौशल बाधित होता है। एक तरीके से ये कम्युनिकेशन संबंधित विकार है, ठीक है। क्या है, कम्युनिकेशन संबंधित विकार है। तो यहाँ पर प्रखर संप्रेषण तो गलत ही हो गया, ठीक है, प्रखर संप्रेषण तो हो ही नहीं सकता। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी अच्छे से नहीं कर पाएगा जब कम्युनिकेशन विकार है इसमें, ठीक है। एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर होगा, ये लोग विवरणों के प्रति अधिक सजग होते हैं, ठीक है। और ध्यान देना, यानी कि किसी भी जो चीज़ है उसका बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। ध्यान रखना, बारीकी शब्द से भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से बाधित है। तो मैंने अभी बताया था, ये जो स्वाधीनता विकार है, ऑटिज्म या ASD भी कहते हैं इसे, ये जो है संप्रेषण में कठिनाई पर आधारित है। अवधारणा न्यूनता क्रियाशीलता विकार, इसे आगे हम पढ़ेंगे। पठन वैकल्य तो आपको पता है, डिसलेक्सिया एक तरीके से पठन विकार है। गुणज वैकल्य डिसकैलकुलिया यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अवधान न्यूनता क्रियाशीलता विकार ADHD, ठीक है, ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं। देखिए इनमें जो विकार होता है वो इम्पल्सिविटी कहलाता है। इम्पल्सिविटी यानी कि इनमें आवेगशीलता होती है। आवेगशीलता यानी कि किसी भी चीज़ का उत्तर बहुत सोचे समझे बिना तुरंत दे देना, ठीक है, इसे आवेगशीलता कहते हैं। इन अटेंशन भी कभी कभी आएगा, तो इन अटेंशन भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इन अटेंशन, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी, एकदम ठीक है, हाइपर एक्टिविटी, इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी, आवेगशीलता। सबसे ज़्यादा आवेगशीलता आता है, तो आवेगशीलता इसका सही होगा। उच्च एकाग्रता नहीं होती है, बल्कि ये बहुत जल्दी बिना सोचे समझे एकदम तुरंत आंसर देते हैं, ठीक है। कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता या संगठन, ये भी गलत होगा। लंबे समय तक स्थिर रहने की बिल्कुल योग्यता नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ हाइपर एक्टिविटी, तुरंत हिलते डुलते और एकदम विचारों को बदलते रहते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है, ठीक है। जो समझने की क्षमता, ये बात आ गई अंडरस्टैंडिंग या बोध करने की क्षमता,
तो यहाँ से सीधा आप समझिए पठन विकार है, ठीक है, इसे कहते हैं पठन विकार एक तरीके से। अब चूंकि यहाँ पर दिया है गुणज विकार, लेखन वाचन विकार और गति समन्वय विकार, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वाचन विकार। देखिए ध्यान पे, यहाँ पे हिंदी है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप इंग्लिश वर्जन जरूर देख लें। यहाँ पर मैंने इंग्लिश नहीं लिखा है इसीलिए, क्योंकि आप भी अगर हिंदी मीडियम से हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्जन जरूर देखें जब पेपर करें। तो इसे डिसलेक्सिया कहते हैं, गुणज वैकल्प को डिस्कैलकुलिया और लेखन वैकल्प को डिस्ग्राफिया कहते हैं, और इसके लिए जो गति समन्वय विकार है इसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। इससे संबंधित भी हमने एक वीडियो बना रखा है लर्निंग डिसेबिलिटीज पे, आप उसे भी देख सकते हैं। 10 मिनट का वीडियो है, आपका 1 से 2 प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाई को पहचानने का व्यापक तरीका है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो केस स्टडी होता है, ठीक है। अगर उनकी अधिगम की कठिनाई लर्निंग डिसेबिलिटीज को पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है केस स्टडी। मानकीकृत बुद्धि, मानकीकृत तो गलत आंसर होगा हर जगह। बहुविकल्प वाले सवाल पर आधारित परीक्षण, सवाल पूछना या प्रश्न कराना, ये भी निगेटिव है, ठीक है, क्योंकि अब रचनात्मक आकलन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये सवाल वाल सब गलत होगा। साल के अंत में जो परीक्षा है वही सबमिट में आ जाएगा इवैल्यूएशन में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको बार बार, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट का या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या सीसी जिसे कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट है। तो परीक्षाएं कुछ नहीं, बल्कि जहां भी कमी है उसको सुधार करना, ठीक है। सही आंसर होगा केस स्टडी। इसके बाद 36, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्प यानी कि डिसलेक्सिया की क्या विशेषता है। तो डिसलेक्सिया की देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं कि देखिए आप पढ़ लेते हैं। चलने में कठिनाई बिल्कुल गलत है, ठीक है, और मौखिक संप्रेषण में जिसे ऑटिज्म कहते हैं, खाने में कठिनाई गलत। तो सही आंसर होगा लेख के बोध में। अब कुछ लोग कहेंगे ये डिस्ग्राफिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोध की बात आ गई, समझने की बात आ गई, अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई, इसलिए ये डिसलेक्सिया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है, ठीक है। तो लचीली पाठ्यक्रिया, ये तो कभी भी सीखने के लिए बाधक नहीं होगी। अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, देखिए समूहीकरण करना बिल्कुल गलत है। मैंने सीटेट टैग वर्ड की एक वीडियो बनाई है सीटेट सीडीपी टैग वर्ड के लिए, ठीक है। वो वीडियो बहुत काफ़ी वायरल है, अभी लगभग 1.5 लाख के आसपास उस पर व्यूज़ भी आ चुके हैं, तो वहाँ से देख लीजिए, बहुत बढ़िया वीडियो है, आपको बहुत काम करेगी सीडीपी हेल्प के लिए। नहीं देखा है आपने, हमारी प्लेलिस्ट से देख लीजिए। तो समूहीकरण गलत हो जाएगा। अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग, रचनावादी ये सब गलत है, ठीक है। तो ये जो कौन सा बाधक बन सकता है वो सही आंसर हो गया आपका 3rd नंबर, ठीक है। इसके बाद देखिए 38 देखिए, पिछले वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है। केवल अलग अलग संकाय में पढ़ाए जाए, ठीक है, केवल जैसे आ जाएगा तो गलत माना जाएगा। अलग संकाय में पढ़ाना भी गलत ही है, ठीक है। उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले कि उन्हें सोशल रेस्पेक्ट दी जाए, उनको एक लेवल पे लाया जाए, बराबरी के लेवल पे। तो उनमें सबसे ज़्यादा जरूरी होगी अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक बच्चे के बैकग्राउंड अलग अलग होती है, उस पर पूरा फोकस करना बहुत जरूरी है। उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना, ये तो वैसे ही गलत हो गया, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो गया दूसरा। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए। ये समावेशन मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देने के लिए उस कक्षा में कैसा वातावरण करना चाहिए। विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करें, बिल्कुल सही है, यानी जो डाइवर्सिटी है क्लास की उसके लिए एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। रूढ़िवादों नामीकरण को बढ़ावा दें, रूढ़िवाद नामीकरण गलत है। योग्यता की सत्व धारणा को पोषित करें, ये भी गलत है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना या तुलना करना, ये भी गलत है। ये सारे मैं सीटेट टैग वर्ड में भी बार बार बता चुका हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव, गलत। अलगाव शब्द ही निगेटिव है, ठीक है। बच्चों में अलगाव नहीं करना बल्कि समावेशन करना है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर फिर वही बात है, प्रतिस्पर्धा तुलना नहीं करनी है। समर्थ, निर्बाण व संवेदीकरण बिल्कुल सही है। और अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण कराना भी गलत है। हमें तो लर्निंग करानी है, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कराना बल्कि सिखाना है, ठीक है। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा थर्ड। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को एज ए रिसोर्स देखना चाहिए। कहीं भी प्रश्न आए तो आप हमेशा ध्यान रखिए एज ए संसाधन के रूप में देखेंगे, बाधा के रूप में देखें। देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया बाधा के रूप में तो गलत हो जाएगा। विकास प्रक्रिया के प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में सही है ये, और एक प्रकार से असामान्य व्यवहार के रूप में ये भी गलत होगा। अपसारी चिंतन के नतीजे के रूप में गलत। अपसारी चिंतन नहीं, हमेशा जो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है वो अपसारी चिंतन होता है, ठीक है। तो अपसारी तो नेगेटिव हो गया, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग सही आंसर होता है। तो अपसारी नहीं होगा, तो सही आंसर बैठेगा दूसरा। 42 देखिए, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? समता, समानता, अलगाव, पक्षपात। अलगाव पक्षपात ये नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका समता, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। 43 देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु क्या जरूरी है? ठीक है, तो बताया था मैंने अनम्य पाठ्यक्रम मतलब कठिन, तो ये तो गलत हो जाएगा कठिन पाठ्यक्रम अनम्य, ठीक है। ध्यान रखिए कठिन होता है इसका मतलब। परीक्षा केंद्रित ये भी गलत होगा क्योंकि बाल केंद्रित होना चाहिए। उचित समायोजन बिल्कुल सही है। दुर्गम इमारती संरचना, इमारती संरचना नहीं बल्कि समावेशन के लिए उचित समायोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 की एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता वही ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता बनाए रखना। देखिए, जब संप्रेषण में दिक्कत है तो सबसे जरूरी है किसी चीज को बारंबार या कॉन्टिन्यूस रूप से सिखाना, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। कक्षा में इस कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करना। लगातार बदलाव करेंगे तब तो वो वैसे ही नहीं सीखेगा, ठीक है। उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, उसे प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल की, ठीक है। तो इस ये नहीं कर सकते। उन्हें विशिष्ट संख्या में, विशिष्ट संख्या, विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट टीचर, विशिष्ट स्कूल, ये सारे ऑप्शंस गलत माने जाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा फर्स्ट। 45 देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, मैंने बताई दिया तुलना प्रतिस्पर्धा गलत है। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना बिल्कुल सही आंसर है। केवल शैक्षिक गतिविधि के आधार पर बच्चों का प्रदर्शन केवल भी गलत है, और शैक्षिक गतिविधि के आधार पर ही सिर्फ कर लेना तो गलत है, ठीक है। शस्त्र के अक्ष में परीक्षाएं और कक्षा पदोन्नति निगेटिव कीवर्ड्स हैं, कभी भी सही नहीं होंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट है। पर ग्रेड देना, अंक देना, शस्त्र परीक्षा, मासिक परीक्षा, पदोन्नति, प्रमोशन, कक्षा में पास करना और कक्षा को प्रमोट करा देना, सारे ऑप्शंस गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आकलन। यहाँ से कुछ आकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना। अंकों का नहीं पता लगाना है भाई, उसकी प्रोग्रेस देखनी है। अंक, ग्रेड, प्रमोशन कक्षा में ये सब नेगेटिव है। विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना बिल्कुल सही है, उसकी प्रोग्रेस को देखना है, ठीक है। और जहां कमियां हैं उनका समाधान करना है। असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना ये भी गलत है। विद्यार्थियों को ग्रेड देना तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, सत्र के अंत में किया जाता है, बिल्कुल गलत। केवल मानकीकृत परीक्षणों द्वारा के माध्यम से किया जाता है, ये भी गलत है। मानकीकृत देखे, जहां मानकीकृत या मानदंड जहां शब्द ही दिखे वही ऑप्शन उड़ा दो, सही है, वो गलत होगा। समूची शिक्षण प्रक्रिया अधिगम के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही है, ये लगातार किया जाता है, और इसका मतलब होता है कमियां हैं जहां उनका समाधान करना। उनका क्या करना? लगातार समाधान करना, ना कि रिपोर्ट कार्ड बनाना, ग्रेड बनाना, कुछ करना, ठीक है। केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा होता है, भाई मैं बार बार कह रहा हूँ विशिष्ट शिक्षक, और ये सब गलत है। विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट स्कूल, सब गलत। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन हमेशा एक कॉन्टिन्यूस वे में करें, इसीलिए CCE है,
कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद बिल्कुल गलत है। सत्र के शुरू में, अंत में, ये सब ऑप्शंस गलत है। बस हमको लगातार करना है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ, सीखने के साथ साथ, जो आज सीख रहे हैं उसके साथ साथ जहां कमी कर रहा है उसका समाधान करना है। 49 देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुलना करना, प्रतिस्पर्धा करना, कभी ऑप्शन सही नहीं होगा। विद्यार्थियों असफलता का डर पैदा करना, तो ये तो गलत हो ही गया। विद्यार्थियों को असफल के रूप में वर्गीकृत करना, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर बचा क्या? देखिए 4 नंबर, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। 50 क्वेश्चन नंबर की, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत, देखो मैंने बता ही दिया, मानकीकृत शब्द ही दिखे उड़ा दो इसे। रूढ़िबद्धता भी शब्द दिखे, इसे भी हटा दो। अगम्य दिखे, इसे भी हटा दो। तो सही आंसर हुआ विविधता को स्वीकृति। अगम का मतलब कठिन बता चुका हूँ। रूढ़िबद्धता जो प्राचीन अवधारणाएं चली आ रही हैं उनका मतलब मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड पाठ्यक्रम। 51 देखिए, बच्चों से किससे किसकी ओर सीखते हैं? अमूर्त से अमूर्त की ओर नहीं सीखते, मूर्त से अमूर्त की ओर सीखते हैं। ध्यान रखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर सीखते हैं, ठीक है। यानी कि पहले ठोस वस्तुओं से कल्पना की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सांकेतिक से चित्रात्मक, हाँ हो सकता है। विशिष्ट से सामान्य नहीं सीखते हैं, सामान्य से विशिष्ट सीखते हैं। सरल से जटिल भी सीखते हैं, ठीक है। किसकी ओर सीखते हैं? तो चित्रात्मक से सांकेतिक सीखते हैं। सिंबल बाद में आते हैं, पहले वो बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही ऑप्शन होगा चौथा, सरल से जटिल। जटिल मतलब कठिन। 52 देखिए, कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मौखिक दृष्टिबाधित है तो क्या करना है? यानी कि मतलब देख नहीं सकता है तो मौखिक जानकारी का विवरण देना होगा, बिल्कुल सही है। संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट के विरुद्ध चार्ट दिखाना होगा, तो जब वो देख ही नहीं सकता तो देख कैसे लेगा? सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग गलत होगा, उनकी तरफ बार बार देखना, ये सब गलत हो जाएंगे। जब वो देख नहीं पा रहा है तो देख कैसे लेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 देखिए, वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, पहले ही मैंने बताया था। और ये ऑप्शन सही। कक्षाओं के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। उन्हें एक अलग क्षेत्र में, अलग क्षेत्र, अलग स्कूल, गलत है। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का उपयोग, मैं बता ही चुका हूँ, मानकीकृत ऑप्शन गलत होगा। तो सही ऑप्शन बचा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वंचित समूह से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा करने की आवश्यकता है? विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, ये भी सही हो सकता है। कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना, उन्हें उसी स्कूल में एक अलग सेक्शन में पढ़ाना। देखिए अलग सेक्शन में पढ़ाना, ठीक है, विशेष स्कूल या विशेष टीचर द्वारा पढ़ाना, ये सारे निगेटिव्स कीवर्ड हैं, ठीक है। और कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग होती है। जैसे कि बुद्धि सबके पास अलग अलग होती है, इसलिए उनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग चीजें होनी चाहिए। तो ये सारे गलत हो जाएंगे। जो सही आंसर होगा वो पहला, विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना। 55 देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में क्या सही है? वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। बेटा अभिसारी नहीं बल्कि अपसारी तरीके से सोचते हैं, ठीक है, अपसारी तरीके से। उन्हें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है, कम नहीं ग्रहणशीलता होती है, उच्च ग्रहणशीलता होती है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत। वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं, बिल्कुल गलत है, वो जोखिम नहीं टालते हैं। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है? जब एक ही तरीके से वो करने पर अटक जाता है तो इसे कहते हैं फंक्शनल फिक्स्डनेस, ठीक है, फंक्शनल फिक्स्डनेस। फंक्शनल फिक्स्डनेस क्या होता है? ये किसी कार्य करने को, यानी प्रकार्यात्मक स्थिरता कहते हैं इसे। ये किसी कार्य करने को एक ही तरीके से सीमित कर देता है, ठीक है, तो इसे कहेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 57, कक्षा में जब एक ही सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। वह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करना चाहती है? ठीक है, यानी राखी उस अनेक नवाचारी जब सॉल्यूशन दे रही है, ये कोई प्रश्न है,
ठीक है, एक कोई क्वेश्चन है उसके अनेक आइडियाज जनरेट कर रही है, ठीक है, आइडियाज जनरेट कर रही है सॉल्यूशन के लिए, तो इसे कहते हैं बेटा अपसारी चिंतन या प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी समझा जाएगा उसे। औसत वाली समझ वाली विद्यार्थी, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, अतिशय रूप से विश्वस्त, ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। 58 देखिए कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल गलत। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, बिल्कुल गलत। अन्य लोगों की अपेक्षा, अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा बल्कि कम समय लेते हैं और कम प्रयासों द्वारा समझते हैं, उन्हें औसत से अधिक क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती, कमी नहीं होती, अधिक। अन्य जो छात्र हैं उनकी तुलना में रचनात्मकता और मौलिकता उनके विचारों में अधिक पाई जाती है। 59 देखिए रचनावाद किसका समर्थन करता है, तो 59 है इसका जो सही आंसर है वो पहला, शिक्षार्थियों द्वारा बनाए गए नए ज्ञान के सृजन का। फॉर्मेटिव जो है असेसमेंट, एक तरीके से इवैल्यूएशन, शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है, क्या विशेषता है, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, बिल्कुल सही ऑप्शन है। रचनात्मकता की कमी, बाधित संप्रेषण कौशल, दूसरे की नकल करने की प्रवृत्ति, ये सब गलत ऑप्शन होंगे प्रतिभाशाली बच्चे के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट जरूर करें, बताएं कैसा लगा। आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।